सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गो स्टडी को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको जैसा कि पता होगा आजकल बैंक के पेपर में जैसे कि आईबीपीएस का मेंस हो गया पीओ का, या फिर एसबीआई के पीओ का मेंस होगा, खास करके उसमें डीआई की बहुत इंपॉर्टेंस है। और अब जो डीआई पूछ रहे हैं वो लो लेवल का नहीं होता, अब हाई लेवल का डीआई पूछा जाता है। तो अब इवन क्लर्कियल लेवल के जो मेंस के जो पेपर होते हैं उनमें भी डीआई काफ़ी टफ पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। और जो पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जो बैंकों का होता है, जैसे हर एक बैंक का अलग अलग आता है, वैकेंसी अगर उनकी आती है तो उनमें भी जो पेपर होता है उनमें भी अच्छे लेवल का डीआई पूछा जाता है। तो आजकल जो पुराने लेवल के डीआई थे, हल्के लेवल के, आसान लेवल के, थोड़े वो प्री तक ही सीमित रह गए हैं, लिमिटेड रह गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि हाई लेवल के डीआई कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें कि एग्ज़ाम में गिवन टाइम में आप एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर या फिर उससे अच्छा स्कोर लेके आ सकें। जो आज हमारे सामने जो बुक पड़ी है उसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। तो ये जो बुक है वो कैट लेवल की बुक है और ये अच्छी बुक मानी जाती है अगर आपको एसबीआई पीओ के मेंस के नज़रिए से डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके चाहिए, या फिर आईबीपीओ मेंस में जो डीआई आते हैं उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो इस बुक से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे एटलीस्ट, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज इसी बुक से कुछ क्वेश्चंस बनाने की और आपको बताने की कि कैसे क्या अप्रोच होगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को लगे हाँ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी इस चैनल पे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ग्राफ सी दी गई है, चार्ट दी गई है, तो आपको पहले ये क्वेश्चन समझना है। तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ क्या कह रहा है, और वीडियो को पॉज करें, आप खुद से बनाने की कोशिश करें पहले तो, उसके बाद मेरा मेथड देखें मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ, फिर कंपेयर करें और इम्प्रूवमेंट लाएं आप इसमें। होप कि ये विजिबल होगा सबको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 6 प्रोडक्ट मार्केट्स 1 through 6 एंड इन ईच ऑफ दिस 6 प्रोडक्ट मार्केट्स operate 6 companies A through F. The graph below shows the market share distribution of sale by value of each of these products distributed amongst these 6 companies. इसका मतलब है कि ये जो इधर जो ये बॉक्स बने हैं वो 6 मार्केट्स हैं जिसमें ए बी सी डी ई, हर एक मार्केट में देख लो ए बी सी डी ई एफ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो इनका शेयर दिया हुआ है बाय वैल्यू, जो सेल है ना इनकी जो होगी, जैसे 17.7%, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिखा रहा है, तो 17.7% ए की जो सेल की जो शेयर है ना वो हुई है, मतलब पहले मार्केट में 17.7% सेल ए की हुई है बाय वैल्यू। यानी कि अगर 10 केजी माल का अगर ये ब्यौरा है तो 10 केजी का 17.7% ए का यहाँ पे सेल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाय वैल्यू लिखा हुआ है। तो ऐसे ही 6 मार्केट का डेटा दिया हुआ है और सबको अगर जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सेल का। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पहला क्वेश्चन कहता है कि सपोज मार्केट शेयर्स आर इंटरचेंज्ड बिटवीन कंपनी बी एंड सी, देन बिटवीन सी एंड डी एंड बिटवीन डी एंड ई. If after that company E's respective market share among different products is ranked in descending order, then what will be the rank of company E's market share in product 4. तो ये ऐसा कह रहा है कि जो हर एक मार्केट है इनमें बी का शेयर सी से एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद सी का शेयर डी से, उसके बाद डी का शेयर ई से, यानी कि ऐसा हर एक मार्केट में होगा। यानी कि बी पहले सी बन जाएगा, फिर वो सी डी बनेगा, यानी फिर वो डी ई बनेगा। इसका मतलब है कि फाइनली जो ई हमारा जो मिलेगा वो बी ही मिलेगा, क्योंकि बी एक्सचेंज हो रहा है सी के साथ, फिर सी एक्सचेंज हो रहा है डी के साथ, फिर डी एक्सचेंज हो रहा है ई के साथ। तो अगर हमसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट 4 के ई के डेटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्ट 4 या फिर सारे प्रोडक्ट के ई का डेटा यही तो होगा, 70.6, 16.7, 16.4, तो ये सारा हमारा ई का ही डेटा है फाइनली।
तो इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको हम अरेंज करें तो हमारा ये जो ई का जो रैंक होगा 10.3 जो कि है उसका रैंक होगा 1 2 3 4, सबसे लास्ट होगा, सबसे कम है, यानी कि 6 मार्केट हैं तो इसमें छठा रैंक होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आपने देखा दोस्तों कितना आसान था ये। ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो वो छोड़ देंगे, या फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और डेटा अगर समझ भी लिए तो सोचेंगे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है तो छोड़ देंगे हाई लेवल समझ के। तो हाई लेवल का हुआ अपने दिमाग से हटाइए, क्वेश्चन पे जाइए, भिड़िए क्वेश्चन से, ज़रूर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आसान ढूंढेंगे पेपर में और आसान ढूंढ के करेंगे सॉल्व, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ ही आने वाले हैं, तो आपको जूझना पड़ेगा पेपर में हर एक क्वेश्चन से। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो एक्विक इन द मार्केट डायनामिक्स फॉर प्रोडक्ट 4 क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर द मार्केट शेयर गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कंपनी बी टू एफ विथ नो चेंज इज द मार्केट शेयर ऑफ ए। व्हाट इज द चेंज इन मार्केट शेयर ऑफ कंपनी सी। यानी कि यहाँ प्रोडक्ट 4 की बात हो रही है। प्रोडक्ट 4 में ए को छोड़ के यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, विथ नो चेंज इन द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी ए, बाकी के प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यानी कि अगर ये पूरा 100 है तो इसमें ए को अगर हटा लिया जाए, रिड्यूस कर लिया जाए, तो ये बन जाता है 81.5। यानी 100 में से अगर 18.5 को घटाया जाए तो 81.5 को अगर हम 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटें, अगर हम 81.5 को 5 बराबर भागों में बांटें तो ये हो जाएगा 16.3, आई थिंक 16 बचे 80 और 3 बचे 15, तो 16.3 होगा। यानी हर एक का शेयर 16.3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज चेंज इन द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी बी, सॉरी कंपनी सी। तो सी का पहले 8.2 था, अब हमारा 16.3 हो गया। तो अब 16.3 में से 8.2 को घटा लेंगे तो चेंज पता चल जाएगा कितने का चेंज आया। तो 3 - 2 1, जो कि ऑप्शन हमारा बी ही दिख रहा है। यूनिट डिजिट ज़्यादा घटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, सपोज द कंपनीज बी सी एंड डी आर आस्क्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन टू वाइंड अप देयर ऑपरेशन इन ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी थ्रू 1 to 6. The market share released is equally distributed among remaining 3 company. Then which company will show the maximum across the product and all company? तो इसमें कहा जा रहा है कि बी, सी और डी तीनों कंपनियों को सरकार ने बंद कर दिया है। तो जो बंद हुआ है तो उनके जो मार्केट शेयर थे वो इक्वली जो बाकी के जो बचे हुए कंपनी हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यानी कि हमारा ए बचा हुआ है, ई बचा हुआ है और एफ बचा हुआ है। तो फिर देन विच कंपनी विल शो द मैक्सिमम अक्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल कंपनी। तो इसके बाद ऑप्शन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इसमें बता रहा है कि जो कंपनी बंद हुए उनके मार्केट शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बाकी के बचे हुए कंपनियों में। तो अब जो किस कंपनी का जो हमारा जो शेयर है सेल का वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक बार ऑप्शन देख लें। कंपनी ई इन प्रोडक्ट 5, कंपनी ई इन प्रोडक्ट 4, कंपनी एफ इन प्रोडक्ट 1 एंड कंपनी ई इन प्रोडक्ट 5। तो कंपनी ई और कंपनी एफ की बात कर रहे हैं ये, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बी सी डी तो बंद हो चुका है। ए ई एफ में हमेशा से देखा जा रहा है, ग्राफ अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि ई का जो पोर्शन है वो हमेशा से बढ़ा रहा है, और ख़ास करके इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसमें भी बढ़ा रहा है। तो इन दोनों में बराबर रहा है। ठीक है सर, तो इन दोनों में बराबर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ई का जो शेयर है वो इन दोनों में बराबर दिख रहा है 4 और 5 में, और ये बढ़ा रखा है। तो ये जो है ये और बढ़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन पार्टों को, इनमें से कौन सा बंद हुआ है, बी सी डी, तो ये इतना सा डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरे में, और यहाँ पे इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरे में। ठीक है भैया, तो जब ज़्यादा पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज़्यादा मिलेगा इन तीनों को। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन इस केस में इस चीज़ को कम मिलने वाला है। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये चीज़ हमारा ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा। तो मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट ई ऑफ प्रोडक्ट 5 ऑफ कंपनी ई विल मैक्सिमम। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम मार देते हैं, या ऑप्शन ई भी सेम ही है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है तो ऑप्शन डी को ही मार देते हैं।
तो ये होगा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ $12 million ऑफ क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफरेंट मोड्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Figure 2.3 shows the distribution of cost of transporting the crude oil. The total cost was 30 million। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेड और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोस्ट, यानी कि ये हो गया 30 मिलियन दिया हुआ है, और ये टोटल हमारा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 12 मिलियन। अब इसको बनाना शुरू करेंगे। यानी ये कह रहा है कि इतने मिलियन टन जो हैं वो प्रोडक्शन हुआ है क्रूड ऑयल का, और ये ट्रांसपोर्ट हुआ है प्रोडक्शन होके, इतने का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है 12 मिलियन टन का। तो जिसमें 49% पाइपलाइन से, शिप से जा रहा है 9%, ऐसे करके रोड से, एयर फ्लाइट से, तो ऐसे करके बहुत सारे वे हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो इनका टोटल इसमें जो है 12 मिलियन टन जो हमारा टोटल हमारा ऑयल जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्या है, ये कह रहा है कि कोस्ट जो यहाँ पे जो जा रहा है, ऑयल जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इनमें क्या कॉस्ट लगा होगा। तो 30 मिलियन टोटली कॉस्ट लगा है 12 मिलियन को भेजने में, 12 मिलियन टन को 30 मिलियन रुपीज़ लगा है कॉस्ट हमारा। तो ये रुपीज़ में है, ये टन में है। तो यहाँ पे 30 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, फिर शिप में, फिर ऐसे करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले मैं बता दूं, देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं आपको। SBI PO या किसी भी बैंक PO के मेंस के एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है पेपर में, क्योंकि सबसे पहले आप रीजनिंग करते हैं, फ्रेश माइंड से होते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग तो आप कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो आती है वो आपका GA सेक्शन होता है, तो उसमें कर लेते हैं, फिर टाइम उसमें बच जाता है, तो आप काफ़ी देर बैठे रहते हैं, तो फिर थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं बैठे बैठे। अगर आप किसी चीज़ में लगे रहें तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन आपको बैठने को मिले तो थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, और पेपर टफ होता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप कर नहीं पाते हैं, तो प्रेशर हमेशा आप बिल्डअप करते रहते हैं इस स्टेप पे। तो तीसरे स्टेप में आपका इंग्लिश होता है, जो कि काफ़ी प्रेशर वैसे भी बिल्डअप कर देता है। इन तीनों पेपर के बाद आपका समय आता है, आपका टाइम आता है DI का या मैथ का। तो अगर आपका पोर्शन जो मैथ का, रीजनिंग का पोर्शन, जो इंग्लिश का पोर्शन या GA का पोर्शन काफ़ी अच्छा भी हो गया होता है, फिर भी एग्ज़ाम में तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमने थोड़ा कम किया है, तो हम अपने आप पे, पेपर ख़राब हुआ तो हुआ ही, प्रेशर तो बिल्डअप कर ही लेते हैं कि अब मैथ वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छा करना है। और अगर अच्छा भी हुआ, लेकिन क्या होता है कि हमें लगता है 2-4 क्वेश्चन और कर लिए होते, तो ये भी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, कोई नहीं उधर छूट गया तो अब इसमें करेंगे। तो हम अपने आप पे काफ़ी प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब फाइनली मैथ पे जब आते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ा, सोचा टाइम है, तो देखा कि ये बन नहीं रहा, छोड़ दो इसको। दूसरे में देखते हैं भी बहुत टाइम है, फिर दूसरा पढ़ा, वो भी नहीं बना, क्योंकि प्रेशर तो दिमाग में है पहले से। उसके अलावा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसे ही पेपर सेट किए रहते हैं कि टफ़ क्वेश्चन पहले आए आपके सामने, तो ऐसे टफ़ क्वेश्चन सबसे पहले आने लग जाएंगे। तो आप जैसे ही 5 क्वेश्चन छोड़े ना, वैसे ही आपके दिमाग में होगा कि यार पेपर तो बहुत टफ है, 5-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, अब तो मेरा पेपर ख़राब होने वाला है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बैठा, जो आगे आने वाला जो आसान अगर भी क्वेश्चन होगा ना, तो वो भी नहीं कर पाओगे आप, और फाइनली आपका पेपर ख़राब होना ही होना है। तो ये DI पोर्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि मैथ रीजनिंग हमेशा लोग पढ़ते हैं ढोल बजा के, और यही सेक्शन हमेशा धोखा देता है। क्यों? क्योंकि यही प्रेशर बिल्डअप काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, और जैसे ही 5 क्वेश्चन छूटे, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार पेपर तो बहुत हार्ड है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, और फिर अगला अगर आसान क्वेश्चन भी आया तो उसको हार्ड समझ के हम छोड़ देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एकदम दिमाग को कूल करके हर एक क्वेश्चन को समझें। आसान क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आसान खुद ही आते रहेंगे। और जो दिखता है टफ़, वो ज़रूरी नहीं है कि टफ़ हो। एक बार आप कोशिश तो करें, बहुत टाइम है, 60 मिनट का टाइम है, और क्वेश्चन करीब 20 के पास भी कर देंगे ना आप SBI में, तो आप 25 के आसपास स्कोर लेके आ जाएंगे, जो कि डिसेंट स्कोर है। आप पूछेंगे आप 20 क्वेश्चन में 25 नंबर कैसे ले आओगे, तो यार कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी होते हैं। वैसे ही देखने से ये जो हमारा अभी अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ लग रहा है, इसमें 2-2 वो दिए हुए हैं, पाई चार्ट जो भी है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना हम, तो उतना टफ नहीं लगेगा। अभी हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे।
तो लिखा है द कॉस्ट इन रुपीज़ पर टन ऑफ ऑयल मूव्ड बाय एयर फ्लाइट एंड शिप हैपन टू बी रफली। यानी कि ये पूछ रहा है कि लागत कितनी पड़ी एयर फ्लाइट और शिप को, अगर एक साथ देखा जाए, दोनों को जोड़ा जाए तो लागत कितनी पड़ी टोटल को ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहाँ पे हमारा 11 + 9 20%, 12 का 20%, और ये जो हमारा है ये तुम्हारा ये हो गया 10 प्लस एयर फ्लाइट और शिप की बात कर रहे हैं तो 10 + 7 17, तो ये हो गया 17 का 30 मिलियन का 17%। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कैसे निकलेगा, पर टन कितना लगा हमारा पैसा। तो पर टन के हिसाब से ये जो टन वाला है वेटेज वो नीचे आएगा, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे तो 51/24 हमारा यही होना चाहिए आंसर। और इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 24 × 48, 24 × 48 2 पॉइंट समथिंग होगा, 48 49 50 51, फिर 51 को एक बार में ही लगा सकते हैं 24 से, तो 2.1 और कुछ आगे होगा, लेकिन आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है, 2.1 समथिंग कुछ होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, ये देखने में कितना हार्ड लग रहा था। अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये कहता है फ्रॉम द चार्ट गिवन इट अपीयर्स दैट द कॉस्टलियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़। तो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किस मोड में लगा, एयर फ्लाइट से जाने में या रोड से जाने में या रेल से जाने में। तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ये 12 मिलियन और 30 मिलियन को हम यूज नहीं करेंगे। तो हमें कॉस्ट निकालना है, यानी कि पर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितना पैसा लगा पर टन पे या फिर पर किलो पे। तो पर किलो वाला यानी ये वाला टर्म नीचे आएगा। तो ये देख लो, पाइपलाइन के थ्रू क्या होगा हमारा कॉस्ट 65/49, अगर दोनों को 100 लेते हैं तो। उसके बाद रेल का क्या होगा 12/9, फिर हमारा रोड का क्या होगा 6/22। हम ये नहीं लेंगे 6/22 क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 से कम है और ये ज़्यादा पूछा जा रहा है सबसे महंगा कौन है, यानी सबसे बड़ा इनमें कौन है। तो 1 से जो कम है उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि 1 से ज़्यादा हमें पहले ही मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, रोड पे आते हैं तो रोड का तो हमने देख लिया। एयर फ्लाइट पे आते हैं तो 7/11, ये भी 1 से कम है। शिप पे आते हैं तो 10/9। ये 3 डेटा हैं, इनमें हमें कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ देखो नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो यानी कि ये बड़ा होगा, 12 बड़ा है 10 से, तो ये बड़ा होगा। तो इसको तो हटाई कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 65, 9 9 45, 4 9 6 54, 585, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 490 और ये 588। तो ये देख लो ये वाला पोर्शन बड़ा है, यानी 12/9 बड़ा है। यानी कि जो रेल से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्टलियर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, रेल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है इफ़ द कॉस्ट्स पर टर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइन, एयर एंड रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय PQR रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यानी कि ये कह रहा है कि पाइपलाइन के जो कॉस्ट है उसको अगर R से डिनोट करें, एयर वाले को Q से और रेल वाले को R से R से डिनोट करें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इसमें पिछले क्वेश्चन का सहारा लेंगे। तो इसमें 3 चीज़ों की बात हो रही है। पाइपलाइन, तो पाइपलाइन का कॉस्ट हमें पता था 65/49 था हमारा, 65/49। पाइपलाइन को किससे डिनोट किया जा रहा है, P से। और उसके बाद ये कह रहा है एयर को डिनोट करेंगे 7, देखो यहाँ पे एयर का है और 11% इधर, तो 7/11 एयर है हमारा, तो 7/11। और इसको कह रहा है क्या, Q से डिनोट करने। और फिर हमारा जो लास्ट है वो रेल है, तो रेल हमारा है 12/9, जो कि पहले भी हम डील कर चुके हैं 12/9, और इसको कह रहा है R से डिनोट करने। तो अब देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। तो पहले यहाँ पे तो देख लो आप, ये 1 से कम है तो ये सबसे छोटा होगा, ठीक है, Q सबसे छोटा होगा। और 12/9 पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने निकाला सबसे बड़ा है, यानी कि R सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो इसी लाइन से हमारा दो जो हमारे ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं।
यानी सी और बी, तो हमारा 2 ऑप्शन बचता है, आर जिसमें सबसे बड़ा है। लेकिन अब दूसरी बात है, क्यू सबसे छोटा है, तो क्यू सबसे छोटा किसमें है? ऑप्शन डी में। तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी आर पी क्यू, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। तो देखा आपने कितना आसान है हाई लेवल डीआई बनाना। तो आप क्वेश्चन से डरे नहीं, क्वेश्चन में आप लगे भिड़े, आप आसानी से बना पाएंगे। और आप प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाएं। आने वाले जितने भी पेपर है, एसबीआई पीओ के मेंस हो गए, आईबीपीएस का मेंस होगा या फिर क्लर्कियल मेंस होगा, सबके लिए ऑल द बेस्ट। और आगे भी डीआई की ऐसी वीडियो आती रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। आप बताएं हमें वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको उससे आएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।